Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I'm Dr. Akriti Chok and in today's session we are going to cover the topic floating exchange rate. So let's get started and make your learning simple and meaningful. A flexible exchange rate is also known as a floating exchange rate, जिसमें जो exchange rate है हमारा वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिटरमाइन होती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। सो जो डिमांड का कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई जो है हमारी अपवर्ड स्लोपिंग, वही हमें एक्सचेंज रेट बताती है कि क्या होगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, राइट। सो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट्स मार्केट ड्रिवन, एक्सचेंज रेट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी सप्लाई एंड डिमांड। इट इज सेल्फ करेक्टिंग, अगर ट्रेड का डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम है, डेफिसिट है, तो ये करेक्ट अपने आप करता है मार्केट बाय करेंसी डेप्रिसिएशन। सो इट्स करेंसी की जो वैल्यू है वो किसी भी अदर करेंसी के साथ फिक्स्ड नहीं है। सो देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। एक चीज़ याद रखनी है, जो हम टर्म्स डी वैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन पढ़ते थे, ये फिक्स एक्सचेंज रेट में पढ़ते थे, जहां पे गवर्नमेंट रीवैल्यू और डी वैल्यू करती थी एक्सचेंज रेट की वैल्यू। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा, यहाँ पे दोनों जो टर्म्स हैं जिसके अंदर वैल्यू गिरेगी करेंसी की, तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा, और जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो एप्रिशिएट वर्ड यूज होगा, राइट। सो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड से होता है, और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज होता है, जो गवर्नमेंट खुद करती है, राइट। नेक्स्ट है जो इसका फर्स्ट टाइप आता है वो प्योर क्लीन फ्लोट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर फ्लोट के? इसके अंदर मार्केट फोर्सेस से पूरा डिटरमाइन होता है। एक्सचेंज रेट्स आर सेट बाय मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई एंड डिमांड। देयर इज नो इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती वाइल एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए, उसका कोई रोल नहीं रहता। क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं प्योर फ्लोट एक्सचेंज रेट में? जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर लेता है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, अपनी पॉलिसी का फ्रीडम है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाईली वोलेटाइल है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है, तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा मार्केट में, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, तो हाईली वोलेटाइल है। इन्वेस्टर की इसी वजह से अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि मार्केट किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकती है, राइट। नेक्स्ट जो है, हम एक बार ये टर्म समझ लेते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज होना, कम होना, राइट। जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो उसके गुड्स जो होंगे, डोमेस्टिक गुड्स जो होंगे, वो क्या कर जाएंगे? वो चीपर हो जाएंगे। और जब वो डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो गए तो लोग उसको खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। और कंपैरेटिवली क्योंकि डोमेस्टिक की वैल्यू गिर गई है, तो जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जब इंक्रीज कर जाएगी तो फॉरेन गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू इंप्रूव कर गई। जब कुछ चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी तो उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे हम। इंपोर्ट्स जो होंगे, क्यों खरीदेंगे महंगी चीज़? तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। और हमें ये पता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? वो इम्प्रूव करेगा, ये सिचुएशन इम्प्रूव कर जाएगा।
क्योंकि हायर इन एक्सपोर्ट्स एंड लोअर इन एक्सपोर्ट्स करेक्ट ट्रेड डेफिसिट्स। और क्या होता है, रिड्यूसेस परचेजिंग पावर अब्रॉड, ट्रैवलिंग और बाइंग गुड्स अब्रॉड ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन गुड्स क्या हो रहे हैं, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो रहे हैं, तो हम ट्रैवल नहीं करेंगे बाहर, सामान नहीं मंगवाएंगे बाहर से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगी वो एनकरेज होगी। ये करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। इसका एग्जाम्पल है ये रहा, जैसे इनिशियल रेट क्या था, $1 जो था पहले ₹81 का था, अब $1 जो हो गया वो कितने का हो गया, 82 का हो गया। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो चीज़ 81 में आती थी अब वही चीज़ क्या है 82 में आती है, तो हमारी जो करेंसी है रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू गिर गई, और कंपैरेटिवली डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसको कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। मूविंग ऑन टू करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट करेगी करेंसी तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब रुपीस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो हमारे जो इंडियन गुड्स होंगे, डोमेस्टिक गुड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और कंपैरेटिवली डॉलर ले रहे हैं एग्जांपल हम, और तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी रुपीस के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे कंपैरेटिवली। जब चीज़ कहीं सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा बाय करते हैं, इसीलिए इम्पोर्ट्स जो हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे। तो यही लिखा है, एक्सपोर्ट्स एप्रिसिएशन की केस में कम हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो और बिगड़ जाता है। तो इट वर्सन्स ट्रेड बैलेंस और इट इंक्रीजेस परचेजिंग पावर अब्रॉड, क्योंकि बाहर की जो गुड्स हैं वो सस्ते हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग, स्टडीइंग, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज क्या होगा, इट विल बिकम मोर अफोर्डेबल, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंचेगा। और इसका ये एक एग्जाम्पल है जिसमें $1 जो है वो पहले 82 का है, और अब $1 क्या हो गया, रुपीज 81 का, 82 का है, अब $81 का हो गया, जिससे रुपीज की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर गई है, क्योंकि जो चीज 82 की आती थी अब वो चीज 81 में ही मिल जाती है। तो ये क्या हो गई, डॉलर, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, सस्ती हो गई है डॉलर एज कंपेयर टू रुपीज। सो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में यूज कर रहे हैं, राइट। और वहीं फिक्स्ड में क्या यूज हो रहा था, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। एक बार समझ लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सो डिमांड फॉरेन करेंसी की कब की जाएगी, जब इंपोर्ट्स करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करेंगे, जब मुझे कोई गुड खरीदना है बाहर से, तो मैं उनकी करेंसी की डिमांड करूंगी, क्योंकि उनको तो उनकी करेंसी में पे करूंगी ना। तो जब मैं इंपोर्ट करूंगी गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर घूमने जाऊंगी या पढ़ने जाऊंगी बाहर, तो मैं उनकी करेंसी में उनको पे करूंगी, तो मेरी डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट करूंगी बाहर कोई चीज़ की, बाहर कुछ चीज़ खरीदती हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो मेरे को उनकी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने कोई फॉरेन से लोन लिया है उसको मैं रीपे करूंगी तो मुझे फॉरेन करेंसी की नीड पड़ेगी। अगर फॉरेन करेंसी में रेमिटेंसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, तो अगर मैं वहां पर भेजूं पैसे तो उसको रेमिटेंस कहते हैं टू फॉरेन कंट्रीज। तो जब ये डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ जाती है, जैसे मैंने इंपोर्ट ज्यादा करने लग गई है एक कंट्री, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी उसके अगेंस्ट। तो एक बार ये समझते हैं थ्रू ग्राफ। तो ये देखें तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटी एंड प्राइस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, इसी पे ही बेसिस पे ही हमारा एक्सचेंज रेट भी बनता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डॉलर है और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ रुपीस पर डॉलर। तो ये क्या है, बेसिकली एक्सचेंज रेट है। ये क्या है, एक्सचेंज रेट है।
तो अगर हम एक्सचेंज रेट को देखें तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे होना चाहिए एक्सचेंज रेट, मतलब $1 कितने का होना चाहिए, 60 रुपीज का होना चाहिए। बट ज्यादा हो जाती है डिमांड मार्केट में, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाती है, मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बाहर, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई और डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ ऊपर। जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो एक्सचेंज रेट अब कहाँ पे होगा, सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड बढ़ी है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा 80। तो जो डॉलर पहले 60 का था अब वही डॉलर रुपीस 80 का हो जाएगा। तो वैल्यू क्या कर गई रुपीस की, डिक्रीज कर गई। जो चीज 60 में मिल रही थी अब 80 रुपीज देने पड़ते हैं तब जाके वो चीज मिलती है, वही उतना सेम $1 मिलता है। तो हमारी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू गिर गई है, दैट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है। और वहीं पे अगर हम सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी देखें तो ये कहाँ कैसे आती है, अगर सप्लाई कब करेंगे फॉरेन करेंसी की, जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगे, फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आके विजिट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगी हमारे यहाँ पे, एनआरआई की रेमिटेंसेज आएंगी वापस घर, फॉरेन लोन्स रिसीव होंगे, जो लोन बाहर के लोगों ने ले रखे थे वो पैसे हमें वापस दे रहे हैं, राइट, वो लोन हमें वापस दे रहे हैं। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है, एप्रिशिएट करती है। इसको ग्राफ से समझते हैं तो हमारे पास सेम चीज है, डिमांड ये रही इनिशियल, सप्लाई ये रही इनिशियल, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है डिमांड का, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये S2 है, ये S2 है, राइट। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो अर्लियर इस पॉइंट पे था, राइट। अब सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड मूवमेंट हो गई सप्लाई कर्व की, फॉरेन करेंसी बढ़ गई ना, तो यहाँ पे पहुंच गया सप्लाई कर्व। तो इसने अब डिमांड और सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अब एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ₹50 हो गया। तो जो चीज पहले $1 कितने का था, ₹60 का था, अब वो $1 कितने का हो गया, ₹50 का हो गया। यानी रुपीस की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर गई है। कैसे, जो चीज 60 में आ रही थी आज वही चीज 50 में आ रही है। तो जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी की वो तो गिर गई डॉलर की, लेकिन हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, मिलता है जहाँ पे एक्सचेंज रेट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी भी बराबर होती है वहाँ पे एक्सचेंज रेट मिल जाता है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज फ्लोट के अंदर हमारे क्या है, मैनेज किया जाएगा। प्योर में क्या था, कुछ मैनेजमेंट नहीं थी, सब कुछ प्योरली मार्केट देख रही थी, मार्केट फोर्सेस से हो रहा था। लेकिन मैनेज फ्लोट में फ्लोट तो करने दिया जाएगा लेकिन मैनेज्ड वे में किया जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस तो प्राइमरी ड्राइवर एक्सचेंज रेट को फ्लोट करने दिया जाएगा, लेकिन ओकेजनली इन्फ्लुएंस कौन करेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करती रहेगी। यानी गवर्नमेंट ने अपर एंड लोअर लिमिट्स बना रखी हैं, बाउंड्रीज बना रखी हैं, सेट कर रखी हैं एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट कराने के लिए। इसके क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि स्टेबल रहेगा एक्सचेंज रेट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है विद कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी ड्यूरिंग क्राइसिस। डिसएडवांटेजेस के अंदर इसमें एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए होंगे, फिर यहाँ पे रिस्क रहता है अगर मैनेज ना कर पाए अगर गवर्नमेंट तो, और इंटरवेंशन की अनसर्टेनिटी रहती है। तो मैनेज फ्लोट में ये डिसएडवांटेज रहती है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हमने कवर किया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, pegged exchange rate system and flexible exchange rate system. So we'll meet you in the next lecture. Thank you so much.